हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस बुक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे साथ बुक पढ़ो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगी। और फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेस्टोरेटिव रिबेलियंस की, जिसमें हमने बात की थी कि जो रेस्टोरेटिव रेबेलियंस होते हैं, इसमें ट्रेडिशनल एलाइट्स जिनकी पावर्स कॉलोनियल रूल के आने से पहले बहुत अच्छी खासी थी, ज़्यादा थी, और जब कॉलोनियल रूल आया तो इनकी पावर ख़त्म हो गई थी। तो बेसिकली ये रेस्टोरेटिव रिबेलियन इसलिए थे कि ये चेंजेस नहीं चाह रहे थे, ये नए चेंजेस से परेशान थे और अपना पावर रुतबा सब वापस चाह रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ महाराजा चेत सिंह एंड अदर जमींदार्स, रिवोल्ट ऑफ वजीर अली खान इन 1799, रिबेलियन ऑफ बुंदेला राजपूत चीफ पोलीगार वॉर, देवान वेलू थम्पी रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ पजासी राजा एंड मलाबार। तो ये सब हमने रिवोल्ट्स पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं कि एक तरफ तो ये अपने अपने पावर को वापस से गेन करना चाह रहे थे, ये ट्रेडिशनल अलाइट्स। वहीं कई पीजेंट्स थे जो सीधा सीधा इनका विरोध कर रहे थे, उनके पास ऐसा कुछ सोर्सेज मोबिलाइजेशन वगैरह थी नहीं, पर सबके सब के पास एक सिंगल कोज था, वो था हाई रेवेन्यू डिमांड। कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, राइट। कॉलोनियल पावर थी ही ऐसी, ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी लोगों को, इन्हें बस पैसे से मतलब हुआ करता था, बाकी इन्हें चीज़ों से मतलब नहीं था, कोई मरे जिए कुछ नहीं। तो एक तो कॉलोनियल पावर्स का इतना ज़्यादा बड़ा लालच था, इसके अलावा जो ये नया जो सिस्टम आया था ना, उससे इंटरमीडियरीज की बिचौलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कि जमींदार है, कॉलोनियल पावर है, और इनके बीच जो बिचौलिए थे, अब इनका सारा बोझ भी इन बेचारे किसानों पर पड़ रहा था। तो इसलिए ये जो किसान थे, इनके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया था कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड को पूरा कर पाए, इतना ज़्यादा टैक्स दे पाए। और जब ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो इनको टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा किया जाता था, मारपीट के टैक्स वसूलना, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। और जब फैमाइन आता है, अकाल पड़ता है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा हमें बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है। और तब भी ये जो अंग्रेज़ हैं, ये शांत नहीं होते, कॉलोनियल पावर शांत नहीं होती, इन्हें तब भी पैसा चाहिए होता था। तो इस तरह से जो पीजेंट्स हैं, ये परेशान हमें दिखते हैं। और रंगपुर रिवेलियन हमें 1783 में देखने को मिलता है। ये हुआ था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में। तो यहाँ का देखते हैं, ये बंगाल के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहाँ जो पीजेंट्स थे, उनको रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी ऑफिशियल बहुत परेशान किया करते थे। वो इनसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगा करते थे टैक्स के रूप में। इसके अलावा टैक्स से भी इनका पेट नहीं भरता था, तो ये इलीगल सेस, जिसे हम आप बोलते हैं, ये भी मांगा करते थे। और इनकी पैसों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, हम मांगते ही रहते थे। और इवन उल जुलूल टैक्स के नाम पे ना कुछ भी मांगा करते थे, बस कि पैसा दे दो हमें। और इवन दो रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, देवी सिंह और गंगा गोविंद सिंह। इन्होंने तो रंगपुर और दिनाजपुर के एरिया में ना बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा था, आतंक मचाया हुआ था। तो हमने ये सब तो पढ़ा, पर रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है पहले ये समझ लो, फिर आगे चलते हैं, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो उस टाइम एक इजारदारी सिस्टम हुआ करता था। इस सिस्टम में जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको ज़मीन दे दी जाती थी। तो अब जब बोली लगा रहा है तो वो पैसे अपनी जेब से थोड़ी ना भरेगा, वो तो पैसे इन पीजेंट से इकट्ठा करेगा, राइट। तो अब इसके लिए वो टॉर्चर किया करते थे, लोग परेशान किया करते थे, ताकि वो ये इजारादारी सिस्टम के तहत ये पैसे को पूरा कर सके। बेसिकली जो इजारदारी सिस्टम के तहत जो ज़मीन थी ना,
वो 5 सालों के लिए दी जाती थी। तो इन्हीं को हम यहाँ पे रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं। तो अब वापस से अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो इन जमींदारों का आतंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया था, और 2 नाम तो बहुत फेमस जो मैंने बताए, देवी सिंह और ये गंगा गोविंद सिंह। बड़े लालची लोग थे, परेशान कर रहे थे। अब इनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए पीजेंट्स कंपनी के पास जाते हैं। अब कंपनी पूरी तरह से जमींदार के सपोर्ट में ही रहती थी, क्योंकि उन्हें पैसा वही दे रहे थे और इन्हें पैसे से ही मतलब था। तो एक कंपनी सीधा सीधा मना कर देती है, इनकी कोई हेल्प नहीं करती। अब पीजेंट्स के पास कोई चारा नहीं होता, ये गुस्सा होकर अब विद्रोह छेड़ देते हैं। अब विद्रोह छेड़ते तो तीर भाला वगैरह लेकर उठाकर जैसे तैसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, जैसे लोकल कचहरी, कोर्ट वगैरह, इन सब पे ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। ग्रेन स्टोर्स हो गया, इन सब पे अटैक कर दिया। तो इस तरह से ये अपना विरोध शुरू करते हैं। और जो प्रिजनर्स हुआ करते हैं, जे प्रिजनर्स मतलब कैदी हुआ करते थे जेल में, उनको भी रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से ये रिबेलियन चल रहा था। अब इसकी खासियत ये थी कि इसमें हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। दोनों मिलकर, दोनों पीजेंट्स थे, दोनों मिलकर अब विरोध कर रहे थे, दोनों ही इनसे परेशान थे। तो दोनों ही एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे। युद्ध नहीं, इसे रिबेलियन कहेंगे, विद्रोह कर रहे थे। तो यूनिटी हमें देखने को मिली। और ये अपने लीडर को ना नवाब कह के बुलाते थे, राइट। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये रंगपुर और दिनाजपुर में अपनी ये गवर्नमेंट चलाने लगे, और ये मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए, चलाते रहने के लिए कुछ चार्जेस भी कलेक्ट करने लगे। पर क्या ये जमींदारों को अच्छा लगेगा कि उन्हें ये टैक्स ना देके खुद अपना मूवमेंट चला रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं? तो इन्हें बिल्कुल अच्छा लगने वाला था नहीं। तो ये जो देवी सिंह है, ये लालची देवी सिंह भाग के जाएगा कंपनी के पास कि इसको शांत करो। और देवी सिंह से तो फायदा था ही इन कॉलोनियल पावर को। तो देवी सिंह भाग के गया। उस टाइम के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ये देवी सिंह भाग भाग के गया ये वॉरेन हेस्टिंग के पास। वॉरेन हेस्टिंग ने सेना भेज दी और इसे बहुत ब्रूटली क्रश कर दिया गया, राइट। अब आगे चलते हैं तो हमें एक और रिवोल्ट हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? तो एक साउथ इंडिया में रिवोल्ट देखने का मिलता है हमें, वो था नागर रिवोल्ट। नागर रिवोल्ट ऑफ 1830-31। अब हमने बात की थी पिछली वीडियोस में कि जो 1799 का टाइम था ना, टीपू सुल्तान गया था हार, ठीक है। उसकी मृत्यु हो जाती है 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। अब उस टाइम की जो डायनेस्टी, उससे पहले की जो डायनेस्टी वहाँ पे हुआ करती थी, जो वहाँ पर रूल किया करती थी, वो थी वोडियार डायनेस्टी। अब ये वोडियार डायनेस्टी जो है, इसको ये कंपनी वहाँ पे वापस बिठा देगी और इसके साथ सब्सिडरी अलायंस कर लेगी। इस वोडियार डायनेस्टी के साथ कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस कर लिया। और हमें सब्सिडरी अलायंस में अच्छे से पता है कि इसमें जो रूलर होता है, राजा होता है, कंपनी का एक तरह से पपेट बन जाता है। और अगेन यहाँ कॉलोनियल फिर से बहुत सारा पैसा मांगने लगती है, ठीक है। अलग अलग तरीका ढूंढते रहते हैं किस तरह से पैसा इनसे मांगा जाए। अब इनकी रिवेन्यू डिमांड अगेन किसान पूरा नहीं कर सकते थे, और इवन रूलर्स भी बाद में फेल कर जाते थे। जो उन्हें पैसा मांगा जाता था, वो कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आता था कि वो दे ही नहीं पाते थे, कि इतना वो ये अंग्रेज जो थे कॉलोनियल पावर इतना ज़्यादा पैसा मांगा करती थी, ठीक है। तो ये किसानों पे बोझ पड़ने लग गया, पीजेंट्स पे बोझ पड़ने लग गया। और इसके साथ साथ वहाँ के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो भी बहुत घूसखोर हुआ करते थे, बहुत करप्ट ऑफिशियल थे, जो इनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे थे। अब इससे पीजेंट्स को आएगा गुस्सा, और ये बस अब विद्रोह छेड़ देते हैं।
और 1830 से 31 के टाइम पे हम देखते हैं ये विद्रोह स्टार्ट हो जाता है नगर प्रोविंस में। और ये नगर प्रोविंस एक्चुअली है कहाँ? तो एक मिनट, ये हमारा मैसूर, इसी एरिया में, यहीं किसी एरिया में ये नागर प्रोविंस था जहाँ पे ये विद्रोह छिड़ा था। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं अभी नहीं बता सकती, पर इसी मैसूर के एरिया में ये रिवोल्ट हुआ था। अब यहाँ पे ये अपना लीडर चुन लेते हैं पीजेंट्स, और सीधा सीधा कहते हैं मैसूर अथॉरिटी को कि तुम हो कौन, हम नहीं जानते तुम्हें, और अपनी सरकार चलाने लगते हैं। अब हमें पता है ब्रिटिश ट्रूप्स सप्रेस तो कर देती थी क्योंकि इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, बहुत मॉडर्न थी, और यहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, ये पीजेंट्स कहाँ ही टिक पाते इनके सामने। तो हम पिक्चर में अब आगे देखते हैं कि जो पीजेंट मूवमेंट है, मतलब नगर प्रोविंस का जो पीजेंट मूवमेंट है, ये क्रश कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इसके अलावा जब हम देखते हैं जो पीजेंट मूवमेंट्स होते हैं ना, उसमें रिलीजन किस तरह से रोल प्ले करता है, रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई रिलीजन, मतलब ऐसे कई पीजेंट मूवमेंट जिसमें रिलीजन बहुत ज़्यादा भागीदारी रखता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें से हमें कई कुछ एग्जांपल्स में मिलते हैं। सन्यासी और फ़कीर रिबेलियन, ये हुआ था अगेन बंगाल और बिहार के कुछ एरियाज़ में। ठीक है, तो जब हम सन्यासी की बात कर रहे हैं तो इस नॉर्दर्न बंगाल में हुआ करते थे 10 नामी सन्यासी, राइट। तो 10 नामी सन्यासी है, इनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, ये उधार वगैरह भी दिया करते थे, ग्रो सिल्क में ट्रेड करते थे, पीस गुड्स, क्लोथ, कॉपर एंड स्पाइसेस, इन सब में ट्रेड किया करते थे। इनकी अपनी छोटी मोटी आर्मी भी हुआ करती थी। ठीक है, और हम जब फ़कीर रिबेलियन की बात करें तो जो फ़कीर है ये है मदारी फ़कीर, ये शाये मदार ऑर्डर से, सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। अब इनके पास भी रेंट फ्री टेनर मिडिवल टाइम पे इन्हें ज़मीनें दी जाती थी जिन पे ये रेंट नहीं दिया करते थे, और इसके अलावा इनके पास आर्म्ड फ्लोवर्स हुआ करते थे मुगल टाइम्स में, राइट। तो हम अगर बैकग्राउंड से देखें, शुरुआती दौर से देखें, तो इंडिया में एंशियंट टाइम से ना इन सन्यासी वगैरह की काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। सेंट सेजेस हो गए, इनको बहुत लोग रिस्पेक्ट किया करते थे। नॉर्थ बंगाल में भी सन्यासियों का अच्छा खासा हमें दबदबा देखने को मिलता है, और बेसिकली ये घूम घूम कर दान से चीज़ें इकट्ठा किया करते थे। तो ये दान कौन कौन देता था? तो किंग्स ने दे दिया, ठीक है, किसी पावरफुल वहाँ के लोग हैं उन्होंने दे दिया, बल्कि आम पब्लिक भी दान दिया करते थे। तो इनकी अर्निंग इसी तरह से हुआ करती थी। और जब 1760s का जब टाइम आता है, 1760s का जब टाइम आता है तो क्या हुआ था, 1760 तक अंग्रेज़ों ने अच्छा खासा अपना कंट्रोल बंगाल के एरिया में इस्टेब्लिश कर दिया था। हमें पता है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसके बाद इस एरिया में कंपनी ने अपना कब्ज़ा जमा लिया, और जो इस एरिया के नवाब थे, ज़मींदार थे, उनके पास कोई गवर्निंग पावर बची नहीं थी, और पैसा भर भर के कंपनी ही कमा रहे थे, और ये लोग हो चुके थे गरीब। इनके पास अब खुद के लिए कुछ नहीं बचा तो दान क्या देंगे। चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल तब हो गई जब 1769-70 में अकाल पड़ता है, फेमाइन ऑफ 1769 टू 70। अब इस दौरान फेमाइन आ गया, फेमान से लोगों की हालत और ख़राब हो गई। अब लोग बस खुद के खाने तक के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से दान करेंगे। और जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, वहाँ के नवाब वगैरह थे, मतलब अच्छे खासे एलाइट ग्रुप के लोग, उनके पास भी अब खाने के लाले पड़ गए थे, बहुत गरीब हो चुके थे, तो दान दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। तो इसका असर इन पे भी पड़ेगा, फ़कीर पे भी और सन्यासी पे भी, क्योंकि अब इनको भी कुछ दान दक्षिणा नहीं आ रही थी। अब इसके अलावा अब ये फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर ही रहे थे। ठीक है, कहीं से खाना मांग मांग के खा लिया। जैसे मैंने बताया ना, सेज वगैरह क्या करते हैं, सेंट्स वगैरह घूम घूम के दान इकट्ठा करते, तो इन्हें खाना भी दान से मिल जाता है। तो फिर भी ये घूम घूम के
दान ले रहे थे, तो अंग्रेज इनसे बड़ा चिढ़ रहे थे, क्योंकि ऐसा भी नहीं था, ये लोग बहुत गरीबी हुआ करते थे, इनके पास अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी, लेकिन ऐसा कुछ सेटल्ड नहीं थे जिससे ये टैक्स दें। और ये दूसरी तरफ ये पीजेंट्स थे, इनसे ये बहुत ईजिली टैक्स वसूल लेते थे। अब इन सेंट्स से ये टैक्स नहीं वसूल कर पा रहे थे, और ऊपर से जो सेंट्स हुआ करते थे ना, ये फ़कीर्स भी हुआ करते थे, ये ग्रुप्स में रहा करते थे। अब ये जब ग्रुप से रह रहे हैं, 4-5 लोग एक साथ खड़े हैं, तो इस जब ये ऐसे ग्रुप को देखते थे तो इन्हें लगता था कि इनके अगेंस्ट में ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये इन्हें शक की निगाह से देखने लग गए कि ये हमारे अगेंस्ट है, और ये ऊपर से टैक्स नहीं दे रहे, जो इन्हें और पसंद नहीं आता था। और बाद में हम देखते हैं इन्हें पूरी तरह से क्रिमिनल की तरह ही देखना शुरू कर देंगे। अब इन्हें कंट्रोल में लाने के लिए ये ब्रिटिशर्स इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि बंगाल में अब सन्यासी नहीं आएंगे। अब सन्यासियों ने इनकी बात मानी नहीं। अब इसके अगेंस्ट में ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने इन सेंट्स को, इन सन्यासियों को मारना पीटना शुरू कर दिया, और हम 1771 में देखते हैं 150 सेंट्स मारे गए। अब इस पर बवाल छिड़ गया। कहाँ की धर्म गुरु जितनी इज्जत की जाती है, अब उन सेंट्स को इन ब्रिटिशर्स ने मारना शुरू कर दिया, तो अब इससे बवाल तो छिड़ना ही था। अब इनके कई फॉलोवर्स, जो मैंने बताया पहले ही, आर्म्ड तो थे ही, इन्होंने भी कंपनी ऑफिशियल्स को मारना शुरू कर दिया। अब इससे अच्छा खासा झगड़ा शुरू हो गया, और काफ़ी टाइम तक चलता रहा। हम देखते हैं 1800 तक ये बवाल चलता ही रहता। उसके बाद थोड़ा हमें दिखता है कि ये डिक्लाइन होना शुरू किया। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि, एक मिनट, कि इनकी फिलोसफिकल एफिनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इन्होंने अपने रिबेलियन को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। ठीक है, जो इनकी रिलीजियन टोन थी ना, मतलब जिस तरह से धर्म से जुड़ा हुआ था ना, तो बहुत जल्दी ये बहुत लोगों तक फैल गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत जल्दी इसके 50,000 से ऊपर फॉलोवर्स हमें देखने को मिले। अब रिलीजन यहाँ तो प्ले कर रहा था रोल। इसके अलावा हम देखते हैं एक और जगह थी, शेरपुर परगना। ये था मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिलीजन अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं पागलपंथी सेक्ट। इसकी जो शुरुआत है वो फ्रेंड्स की थी करीम शाह ने। ये पागलपंथी की सेक्ट की शुरुआत की थी करीम शाह ने। बाद में जो इनकी गद्दी है ये टीपू शाह ले लेते हैं और मूवमेंट को जारी रखते हैं। अब इसमें बात करें तो 3 तरह के ट्राइब्स थे, गारो, होजांग्स और हादिस। ये 3 इसमें ट्राइब्स थे, और ये लोग हिंदू, सूफी और एनिमिज्म में बिलीव करते थे। हिंदू सूफी आपको समझ में आ गया होगा। एनिमिज्म पे बात कर लेते हैं। एनिमिज्म का मतलब होता है हिंदी में जीववाद। मतलब ये बात करते हैं कि बस ह्यूमन में तो सोल है ही, ह्यूमन में तो आत्मा होती ही है। साथ में जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें भी आत्मा होती है, जैसे पेड़ पत्थर, इनमें भी आत्मा बसी होती है। तो इसलिए ये जीववाद पे विश्वास करते हैं, इसलिए इन्हें एनिमिज्म कहते हैं, राइट। तो यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये भी बड़े परेशान थे कि जमींदार बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। ठीक है, और अंग्रेज तो थे ही एक नंबर के लालची लोग, और जैसे तैसे ये ना बेचारे टैक्स पे भी कर रहे थे, मना नहीं कर रहे थे। पर इन जमींदारों का पेट लालच का तब भी नहीं भर रहा था। ये इलीगल आबवाब लगा रहे थे। इलीगल आबवाब का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स कि जो रेगुलर टैक्स के अलावा कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है, तो उसे हम आबवाब कहते हैं। और ये उस टाइम पे जानबूझ के परेशान करने के लिए इन्हें उलझुल टैक्स मांगा करते थे, तो इसलिए इन्हें
इलीगल आवाब से ये लोग परेशान थे। तो अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो जो करीम शाह है, तो करीम शाह एक सेमी रिलीजियस सेक्ट की शुरुआत करते हैं जिसे हम पागलपंथी सेक्ट कहते हैं। अब इसके थ्रू करीम शाह ट्राइबल ग्रुप्स की रिलीजियस आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे और इनके राइट्स की बात कर रहे थे। और ये टाइम पीरियड था लेट 19th सेंचुरी का, जब परमानेंट सेटलमेंट के तहत ये जमींदारी सिस्टम भी काफ़ी रिजिड हो गया था। और अभी मैंने जैसे बात की, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ये जमींदारी सिस्टम लेकर आए और उससे चीज़ें और बिगड़ रही थी। और हम आगे देखते हैं, जब हम आगे पिक्चर में देखते हैं तो 1813 में करीम शाह की मृत्यु हो जाती है और टीपू शाह इनकी गद्दी संभाल लेते हैं। टीपू शाह को टीपू पागल भी कहा जाता है, राइट। और आगे टीपू शाह ही पागलपंथी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं और ये पागलपंथी सेक्ट अब बदलकर रिबेलियन में बन जाता है, जिसकी शुरुआत 1825 से 52 में होगी। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक तो चीज़ें तब भी चल रही थी, अब अचानक से रिबेलियन की छेड़ा 1825 में। तो इसका रीज़न हमें एंग्लो बर्मीज वॉर में मिलता है। अब एंग्लो बर्मीज वॉर जब शुरू हुआ तो ये जो अंग्रेज़ों की जो डिमांड है, ये ब्रिटिशर्स की डिमांड थी ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे बर्मीज वॉर में। तो ये चाह रहे थे कि ये अपना सारा खर्चा ना इन्हीं एरियाज से पूरा कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड करते हैं, जो इन पुअर पेजेंट्स के लिए देना इम्पॉसिबल ही था। तो इस वजह से ये टीपू शाह पीजेंट्स को मोबिलाइज करते हैं और रिबेलियन छेड़ देते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि 1825 आते आते ये शेरपुर परगना, जो कि बंगाल में है, पे कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर चलाने लगते हैं। और ये यहाँ वहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी करने लगते हैं ताकि इस मूवमेंट को जारी रखा जा सके। पर जैसा हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ तो ये सीधा सीधा भड़ते थे, तो उनसे जीत नहीं पाते थे क्योंकि ट्राइबल पीपल तीर भाले या ट्रेडिशनल हथियारों से ही लड़ते थे। और वहीं ब्रिटिश आर्मी होती थी, उनके पास मशीन गन्स थी, तोपें थी, मतलब ऐसी वेपन्स थे जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे और बहुत जल्दी उनको क्रश कर देते थे। तो ये हम मूवमेंट देखते हैं कि इसका डिक्लाइन तब शुरू होने लगता है जब 1833 में टीपू शाह को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और फाइनली 1852 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ब्रिटिशर्स भी थोड़ा बहुत कंसेशंस दे देते हैं इन पीजेंट्स को और ये लोग भी शांत हो जाते हैं। तो ये मूवमेंट यहीं पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। अब बंगाल के और दूसरे हिस्सों की बात करें तो और भी रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि तीतू जी की लीडरशिप में एक मूवमेंट डेवलप होता है जिसका नाम था तारीके मोहम्मदिया मूवमेंट। अब तीतू मिर्जा जब शुरुआती दौर में एक लोकल जमींदार के यहाँ मसलमैन थे। अब मसलमैन की तरफ वो काम करते थे शुरुआती दौर में, बाद में उन्हें मक्का जाने का मौका मिला। वहाँ उनकी मुलाकात होती है सैयद अहमद बरेलवी से, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी, इनके बारे में आप वहाबी मूवमेंट में काफ़ी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी यही पढ़ते हैं, ठीक है। और जब ये सैयद अहमद बरेलवी से मिलकर वापस यहाँ पर आए तो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहाँ पे ये इस्लाम के उपदेशों को देने लगे। और देखते ही देखते जो पुअर मुस्लिम पीजेंट्स हैं और पुअर वीवर्स हैं, ये इनके फॉलोवर्स बन गए। अब ये अपनी अलग तरह की आइडेंटिटी को ना मेंटेन कर रहे थे। अब अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए अलग तरह की ड्रेस पहनने लग गए, बियर्ड
मतलब दाढ़ी रखने लग गए। अब यहाँ की अगर 24 परगना की डेमोग्राफी की बात करें तो इनकी डेमोग्राफी कुछ इस टाइप की थी कि जो पीजेंट्स थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, वो थे मुस्लिम, राइट। और जो जमींदार थे, जिनके पास लैंड होल्डिंग वगैरह थी, वो ज़्यादातर हिंदूज थे, हाई कास्ट हिंदूज थे। कुछ मुस्लिम्स भी थे, पर हिंदू बहुत ज़्यादा थे। अब इसके अलावा वहाँ पे इंडिको प्लांटर्स भी रहा करते थे। अब इंडिको प्लांटर्स कौन है? तो उस टाइम ना इंडिगो की खेती इस एरिया में की जाती थी। तो क्यों जाती थी? क्योंकि इंडिको की ना यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। और जो इंडिको है वो टेम्परेट रीजन में नहीं उगाया जा सकता, और हमें पता है यूरोप एक टेम्परेट रीजन में आता है और इंडिगो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल एरियाज में ही उग सकता है। तो इंडिया में इंडिगो की खेती की जाती थी। तो यहाँ पर हमें इंडिगो प्लांटर्स भी बड़ी संख्या में देखने को मिलते थे। और इसके अलावा स्टेट तो था ही। तो हमने डेमोग्राफी की वहाँ पे बात की, तो जमींदार जो हिंदू हैं ज़्यादातर, मुस्लिम्स भी हैं लेकिन कम है, और ये पीजेंट्स हैं, ये मुस्लिम्स हैं। ठीक है, तो एक तरह से रिलीजियस एलिमेंट इस मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका बेस पीजेंट कोज ही होता है, जो हाई रेवेन्यू डिमांड से परेशान था, पर कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाता है। अब इन ये जो तीतू मिर्जी है ना, ये इन पीजेंट्स को बहुत भड़का रहे थे। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ये जमींदार तुम्हारा खून चूस रहे हैं, ये इतना ज़्यादा तुमसे टैक्स ले रहे हैं, इससे तुम बेयर नहीं कर पाओगे। और हाई रिवेन्यू डिमांड से ये पीजेंट्स पहले ही परेशान थे। ठीक है, अब इस पर जो अथॉरिटीज़ थी, ये ब्रिटिश प्लांटर्स हो गए, इंडिगो प्लांटर्स, जमींदार, स्टेट, अब ये तीतू मीर के फॉलोअर्स को कंट्रोल करने के लिए एक बियर टैक्स लगा देते हैं। मतलब जो दाढ़ी रखेगा अब उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और भी कई तरीके से इनको परेशान किया जाता है। अब इस बियर टैक्स को ये मोहम्मदिया मूवमेंट के फॉलोवर पूरी तरह से नकार देते हैं, राइट। और अब ये सीधा सीधा बोलने लगते हैं, तुम हो कौन हमें ये सब कहने वाले, और अपने एरिया में अपनी सरकार चलाने लगते हैं, खुद टैक्स कलेक्ट करने लगते हैं, और इन अंग्रेजों को पैसा देना ही बंद कर देते हैं, इन जमींदार्स को पैसे ही नहीं देते कि अब हम अपनी सरकार चलाएंगे। अब इससे अंग्रेज को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए था। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इन्हें पसंद क्यों आएगा कि ये पैसा नहीं देंगे? तो फाइनली 16 नवंबर 1831 में हम देखते हैं कि तीतू मीर के जो फोर्ट्रेस था ना, उसको आग लगा दी जाएगी और ये मूवमेंट को ख़त्म किया जाएगा। अब इसके अलावा एक और मूवमेंट पे चलते हैं, वो था फैरजी मूवमेंट। ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट था। अभी हमने जब बात की तारीख़ मोहम्मदिया मूवमेंट की, उसका ओरिजिन अगर हम देखें तो सूफी सेंट वलीउल्लाह जो दिल्ली के थे, वहाँ हमें इसका ओरिजिन मिलता है मोहम्मदिया मूवमेंट का, जो कि वहाबी से जुड़ा हुआ था। और जो मोहम्मदिया मूवमेंट के लीडर थे तीतू मिर्जी, उनको इंस्पिरेशन मिली थी शाह सैयद अहमद से रायबरेली के थे। ठीक है, मैंने बात की हम वहाबीज में इसको पढ़ेंगे ही, पर यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मोहम्मदिया मूवमेंट का जो ओरिजिन था वो बंगाल में नहीं था। ठीक है, पर फैराजी मूवमेंट है, इसका पूरी तरह से ओरिजिन यहीं पर था। ठीक है, इंडिजेनस इन ओरिजिन, ईस्टर्न बंगाल में ही इसका ओरिजिन हुआ। और जो इसके लीडर थे वो थे हाजी शरीयतुल्लाह जी, इसके लीडर थे। अब उस टाइम की बात करें तो जो पीजेंट्स हुआ करते हैं ना, पीजेंट्स, ये वेस्टर्न पीपल को देख के बड़ा अट्रैक्ट हो रहे थे। वहाँ की लाइफस्टाइल, उनका
रहने का तरीका उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे और कहीं ना कहीं अपने कल्चर को पीछे छोड़ने लगे थे। तब इसी वजह से ये मूवमेंट चलाया जाएगा। अब ये कहेंगे कि इस्लाम को प्योरीफाई वापिस से किया जाए और ऐसी कोई भी चीज़ जो अन इस्लामिक है उसको करना बंद कर दें और कुरान जिस तरह से कहता है उसे ही माना जाए। ठीक है, तो इसलिए अब ये मूवमेंट चलाया जाएगा कि इस्लाम को वापस से लाया जाए। इस्लाम जो कुरान में जो जो लिखा है उसे वापस चलाने की बात की गई। राइट। तो वैसे तो ये मूवमेंट शुरू हुआ था, एक रिलीजियस मूवमेंट था, पर इसकी इम्पोर्टेंस तब स्टार्ट हो जाती है फिर सोशल चीज़ों से भी जुड़ जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम पुअर पीपल हैं एक साथ इकट्ठा हुए, जैसे ये हाजी शरीफ ने सबको बुलाया कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। अब इन्होंने सबको मोबिलाइज किया, अब सबके सब इकट्ठा हो गए, ये सारे के सारे पीजेंट्स हैं। अब इन्होंने आपस में बात की तो इन्हें समझ में आया कि ये सब के सब ये टैक्स से बड़ा परेशान है। ठीक है, हाई रिवेन्यू डिमांड है उससे बड़ा परेशान है। ठीक है, तो जब इन सब में ये साठगांठ हो गई कि हाँ ये एक ही चीज़ से परेशान है, तभी सीधा सीधा ना विद्रोह छेड़ देते हैं। ठीक है, लड़ना शुरू करते हैं जमींदार से, इंडिगो प्लांटर से और ब्रिटिश रूलर से, जो इनका खून चूस रहे थे उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं। राइट। अब यहाँ पे अगर डेमोग्राफी देखें तो अगेन कंडीशन वही बनती है, जो पीजेंट्स हैं ये मुस्लिम हैं और जो जमींदार हैं ये ज़्यादातर हिंदू हैं, और इनका सारा गुस्सा इन हिंदू जमींदार पर फूट जाता है। वहीं जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स हैं वो फिर भी सेफ रहते हैं, उनको ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। हिंदू लैंडलॉर्ड्स पर ये ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं। अब इस मूवमेंट को अब इस मूवमेंट में देखें तो 1839 में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो जाएगी और इनके बेटे दादू मियान इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब जो दादू मियान है ये इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी लेके आते हैं। अब इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी में इक्वालिटी की बात की जाती है कि इक्वल राइट्स हों। ठीक है, अब ये इक्वालिटी की जब बात करेंगे तो इससे और भी पीजेंट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और दादू मियान सीधा सीधा कहेंगे कि जो लैंड है वो सीधा सीधा भगवान की है, लैंड गॉड की है, और इस पर रेंट देना, लैंड पर रेंट देना या टैक्स लगाना सीधा सीधा गॉड के खिलाफ है। अब इससे पीजेंट्स जो है ना ये बड़ा खुश हो गए, क्योंकि उनकी दिक्कत क्या थी, ये टैक्स देना, सारा का सारा झंझट उन्हें टैक्स देने में ही लगता था। अब दादू मियाँ अगर कहेंगे दाद कि ये टैक्स ही नहीं देना तो ये सारे पीजेंट्स तो खुश हो गए। ठीक है, अब इसलिए ये जो पीजेंट्स हैं ये दादू मियाँ से जुड़ने लग गए, और इसी तरह हम देखते हैं कि ये एक तरह से विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग जाएंगे, एक बड़ा सा विलेज ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क बनाएंगे जो फरीदपुर, बकरगंज, डक्का, पबना, टिपेरा, जैसोर और नखोली तक फैला हुआ था। राइट। ये अपनी लोकल कोर्ट्स भी स्टार्ट करते हैं, जो ब्रिटिश कोर्ट्स का एक अल्टरनेटिव था। टैक्स भी कलेक्ट करते हैं ताकि ये मूवमेंट को जारी रखा जा सके, और ये इस तरह से अपना मूवमेंट चला रहे थे। अब क्या ये ब्रिटिश रूलर्स को अच्छा लगेगा? क्या वो शांत रहेंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ज़मींदार्स हो गई, इंडिगो प्लांटर्स हो गए, स्टेट हो गए, तो इनसे इनकी झड़प होती ही रहती थी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि 1840s में इनकी लड़ाई होती है, झड़प होती है, 1850s में भी होती है, फिर फाइनली 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये मूवमेंट थोड़ा सा शांत हो जाता है, ज़्यादा शांत नहीं होगा। 1870s में इनके सक्सेसर आ जाएंगे, नया मियान, वो वापस से इस मूवमेंट में धूम मचाने लगते हैं, पर इनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए साउथ इंडिया में आते हैं। अब साउथ इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे हमें एक और रिवोल्ट देखने को मिलता है, अपराइजिंग देखने को मिलती है, वो थी मोपल्ला अपराइजिंग। राइट। अब मोपल्ला कहाँ है? तो मोपल्ला मलाबार में है।
ये मैं मैप लाई थी, तो मलाबार का एरिया आपको इस एरिया में मलाबार दिखेगा, जो अभी केरल है वहीं पे आपको मलाबार दिखेगा। तो हम देखते हैं 1840 से 50 में साउथ इंडिया में पीजेंट मूवमेंट डेवलप होने लगता है, जिसमें हमें मोपल्ला अपराइजिंग, इन्हें मोपिल्ला भी कहा जाता है, और कई जगह इसको मलाबार अपराइजिंग के भी नाम से आप जानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये छिड़ने लगता है। और इस अपराइजिंग का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये मोपल्लास थे कौन? तो ये मोपल्लास थे अरब ट्रेडर्स थे। तो ये अरब ट्रेडर्स हुआ करते थे। ये अरब कंट्री, ये यहाँ पर आकर वहाँ की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया करते थे। अब ये यहीं पे आके बस गए, और यहाँ की जो वुमेन हुआ करती थी, नायर और तियार वुमेन, इनके साथ इन्होंने शादियाँ करने लगी और यहीं पर बस गए। और इसी से इनका नाम पड़ा मोपल्ला, क्योंकि मोपल्ला का मतलब होता है दामाद। ठीक है, मलाबार में मोपल्ला का मतलब है दामाद, तो इसलिए इन्हें मोपल्ला कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की नायर और टियार वुमेन से ये शादी कर कर यहीं पर बस गए, और अरब ट्रेडर्स ये हुआ करते थे। राइट। पर हम आगे देखते हैं, जब पोर्तुगीज़ आते हैं यहाँ पर, तो जब यहाँ पर पोर्तुगीज़ आए तो इन्होंने इंडियन ओशन के थ्रू जो ट्रेड हो रहा था उस पर मोनोपोली जमा ली, एकाधिकार जमा लिया। ठीक है, तब ये मोपल्ला अब अरब कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, तो इनका बिजनेस हो गया ठप। राइट। तो अब ये अपना काम शिफ्ट करने लग गए, तो कुछ पीजेंट्स बन गए, लैंडर्स लेबरर्स की तरह बन गए, या फिर छोटे मोटे अभी भी ट्रेडर्स थे, या फिर फिशरमैन बन गए। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग शिफ्ट हो गए। और हमने पिछली वीडियो में वीर वर्मा पझासी राजा के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था तो उसमें ब्रिटिश जीत जाती है, और इन अंग्रेज़ों के कब्जे में मैसूर आ जाता है। उसके कई हिस्से इनके, मतलब मैसूर के कुछ हिस्से इन अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाते हैं। तो ये कब हुआ था? 1792 में। ठीक है, मैंने बताया था 1790 में ये डील पझासी राजा के साथ उन्होंने डील की थी, और 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ब्रिटिश जीत गए, और मैसूर के कुछ हिस्से इन अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। और जब इनके कब्जे में मैसूर के कुछ हिस्से आ गए तो ये मलाबार पे भी अपना कंट्रोल बढ़ाने लगते हैं। राइट। तो जब मलाबार पे अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे अपना सिस्टम ले आते हैं। ठीक है, तो इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, तो इनकी इस तरह की सोच ही हुआ करती थी। ये शेयरिंग वेयरिंग में ना विश्वास नहीं किया करते थे। तो मलाबार में हम देखें तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था यहाँ पे, कि ये इक्वली, जैसे कि अनाज उगा, ठीक है, किस कोई एरिया है यहाँ पे खेती करके अनाज उगा, ठीक है, अनाज उगा, तो जो भी नेट प्रोड्यूस होगा उसका कुछ हिस्सा ये जन्मी लेंगे, और कुछ हिस्सा ये कनमदार लेंगे, कनमदार या कनकरम, और कुछ हिस्सा कल्टीवेटर लेंगे। ठीक है, जो वहाँ पे एक्चुअली में उगा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें इनमें बढ़ जाएंगी। जन्मी जो होता है वो लैंडलॉर्ड होता है, जिसके पास हेरिडेटरी राइट है उस लैंड की। ठीक है, और कनमदार और कनककारन वो लोग हैं जिन्होंने इस लैंड को लीज पर लिया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे खेती करवा रहे हैं। और कल्टीवेटर, जो हमने बात की कि सीधा सीधा जो वहाँ पे एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो इन तीनों के बीचों में इस तरह से ये नेट अनाज उगा, यहाँ पे सपोज कि अनाज उगा, ये तीनों में इक्वली बट रहा था। राइट। तो इस तरह की वहाँ पे सेटिंग हुआ करती थी। पर जब अंग्रेज आए, अपना नया सिस्टम लाए, तो इन्हें शेयरिंग क्या होता है ये तो पता ही नहीं। ठीक है, शेयर वेयर करना इन्हें जानते थे नहीं, सारा कुछ अकेले बैठ के इनको खाना पसंद हुआ करता था। तो जब ये अपना नया सिस्टम लाते हैं तो हम देखते हैं ये सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट के अंदर अपना जमींदार ढूंढते हैं। तो इन्हें अपना जो जमींदार है वो मिल जाता है जन्मी में।
ठीक है, तो जन्मी को इन्होंने बना दिया जमींदार। अब ये जो जमींदार बन गया है, तो जो कन्नमदार है और जो कल्टीवेटर है, ये लीज होल्डर बन गए और एक बन गया टेनेंट। ठीक है, जो पहले इनके साथ इक्वली नेट प्रोड्यूस को शेयर किया करते थे, अब इनके सबऑर्डिनेट हो गए। और अब जो जमींदार है, ये जन्मी है, इसके पास अब ये पावर भी आ गई कि ये जब चाहे इस कन्नमदार और कल्टीवेटर को हटा सकता है। पहले इसके पास ऐसी कोई पावर थी नहीं कि ये कभी भी इनको निकाल दे। अब इसके पास ये पावर भी आ गई कि जब मन हो इनको बाहर निकाल फेंक सकता था। और अगेन ये कल्टीवेटर और कन्नमदार इससे बड़ा परेशान हो गए, क्योंकि इन्हें कभी भी बेदखल कर दिया जाता था। और जो कल्टीवेटर है, इससे बहुत ज़्यादा टैक्स भी मांगा जाता था, राइट। और टैक्स के बाद हमने बात की आबवाब। आबवाब भी बहुत फेमस था। इलीगल टैक्स ये लोग बहुत मांगते थे, इलीगल सेस वसूल करते थे। इससे ये पीजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जो चीज़ें हैं ये और मुश्किल हो जाएंगी जब अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट आएगा 1843 में। अब इनकी रैंक्स भी इसकी वजह से नीचे आ गई। और इसके अलावा बात करें तो उस वक्त की जुडिशरी और पुलिस भी इन जमींदारों का ही साथ देती थी। ठीक है, वो प्रो लैंडलॉर्ड हुआ करती थी, ना कि इन्हें पब्लिक से कोई मतलब होता ही नहीं था। इन्हें बस टैक्स कलेक्शन से मतलब होता था कि किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाए। पुलिस का मतलब ही यही था कि ये टैक्स कलेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सके, राइट। तो अब इसे तो बवाल होना ही था। ठीक है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उसमें किस तरह से चेंजेस आए तो बवाल होना था ही। तो हम देखते हैं जो पूरी 19th सेंचुरी है ना, उससे पूरा टाइम बवाल चलता ही रहता है। पर यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो जन्मी है ना, वो हाई कास्ट हिंदू हुआ करते थे। ठीक है, रिलीजियस टोन इसमें भी थी। जन्मी जो है हाई कास्ट हिंदूज थे, और जो ये मोपल्ला पीजेंट्स है ना, ये मुस्लिम्स हुआ करते थे। तो एक और डेमोग्राफी ऐसी बन गई कि रिलीजन टोन में बदलना ही था इसको अब। ठीक है, तो अब इस मूवमेंट में हम देखते हैं जो रिलीजन है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसमें कुछ ट्रेडिशनल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स उभर के आते हैं। इनके नाम कुछ इस टाइप के थे। ये थे उमर काजी ऑफ वलियाम कोडे, सैयद अली वी तंगल। अब इनके बेटे थे सैयद फजल पोकिया तंगल ऑफ मंबूरम, सैयद सोना उल्लाह मुक्ति तंगल। अब ये कुछ ट्रेडिशनल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे। अब ये लोगों को और भड़काना शुरू करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें पकड़ लेंगे, एक तो धर्म पकड़ लेंगे, रिलीजन पकड़ लेंगे, और इनकी इकोनॉमिक ग्रांसेस पकड़ लेंगे, जिससे ये ऑलरेडी पीजेंट्स परेशान ही थे। सीधा सीधा धर्म, इकोनॉमिक ग्रीवांसेस को ये धर्म के साथ जोड़ देंगे और यहाँ पर पंगा होना शुरू हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पीजेंट्स को ये बहुत जल्दी मोबिलाइज भी कर लेते हैं और सीधा सीधा विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब इनका सेंटर ऑफ मोबिलाइजेशन क्या था, जहाँ पे ये पीजेंट्स को एक्चुअली में मोबिलाइज करते थे, तो वो था मॉस्क्यू। ठीक है, मॉस्क्यू में ये पीजेंट्स को मोबिलाइज कर देते थे। और इनका जो मेन टारगेट हुआ करता था वो था हिंदू जन्मी, और इनके मंदिर हुआ करते थे और ऐसे ब्रिटिशर्स जो इनको सेव करने की कोशिश करते थे, तो ये इनके हमेशा टारगेट में रहा करते थे। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं मोपल्ला अपराइजिंग में कि 3 बहुत सीरियस इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये थे मंजेरी इन अगस्त 1849 और कुलाथूर इन अगस्त 1851, साउथ मलाबार। ठीक है, अच्छी खासी मतलब बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे इन जमींदार को मारा गया था, राइट। और इसके अलावा मुतनूर इन नॉर्थ मलाबार इन 1852। ठीक है, तो ये ऐसे 3, मंजेरी, कुलाथूर, मतनूर, ये 3 सीरियस इंसिडेंट्स जो मोपल्ला अपराइजिंग से जुड़े हुए थे। और फाइनली हम देखते हैं जैसे दूसरे मूवमेंट्स के साथ हुआ था, ब्रिटिश आती है, अपनी आर्मी लाती है और सप्रेस कर देती है। पर
कुछ साल तक ये मूवमेंट शांत रहता है, पर 20 साल बाद 1870s में ये मुपल्ला मूवमेंट वापस से एक्टिव हो जाता है और अगेन ये शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे के अभी और सारे मूवमेंट्स बाकी हैं, तो मुझे झेलने के लिए तैयार रहें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।